विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी विकास दर 8% अनुमानित है, जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। इसी तरह कृषि क्षेत्र की वृद्धि 5.93% अनुमानित है, जबकि देश की महज 3.45% है। तो वहीं उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 7.83% अनुमानित है, जो देश की 4.11% से ज्यादा है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.21% अनुमानित है। हालांकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के मामले में छत्तीसगढ़ पीछे है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपए के मुकाबले छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए है। भूपेश कैबिनेट के मंत्री विकास दर में वृद्धि का श्रेय सरकार की योजनाओं को दे रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकाशन के प्रमुख बिंदु में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, छत्तीसगढ़ राज्य का जीडीपी स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 में विकास दर 8% होना अनुमानित है। छत्तीसगढ़ एवं भारत के जीडीपी विकास दर स्थिर भाव आधार 2011-12 पर तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ का विकास दर 8% एवं भारत सरकार का 7% है। छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर 2022-23 में इस वर्ष जीएसडीपी प्रचलित भाव विकास दर 12.60% होना अनुमानित है। तो वहीं विपक्ष विकास दर के इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष इन आंकड़ों को खारिज कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत हुआ है और उसको आप देखेंगे तो जिस प्रकार से उसमें भारत सरकार से तुलना की गई है और तुलना करके ये ग्रोथ बढ़ाने का जो दिया गया है कि ग्रोथ छत्तीसगढ़ का उससे ज़्यादा है। मैं केवल वर्ष 2022-23 के मतलब इसमें आप देखेंगे जो प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति जब आय में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय में जहां भारत सरकार का 13.7% और छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो 10.93%। तो सारे जो आंकड़े इनके हैं वो ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर के जो प्रति व्यक्ति आय से ये सीधा हम तुलना कर सकते हैं कि भारत और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और अंतर कितनी है। आज भी भारत में ज़्यादा है लेकिन छत्तीसगढ़ की कम है। तो ये जो दिखाने का जो प्रयास किया गया है ये केवल एक राजनीति है, और राजनीति के अलावा मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ आखिर इतने जब बता रहे हैं तो विकास की दिशा में आगे क्यों नहीं जा रही है। कुल मिलाकर के आप प्रति व्यक्ति में देखेंगे तो मैं कहता हूं आज भी भारत का बेहतर है। बहरहाल प्रदेश में भूपेश सरकार अपनी किसान न्याय योजना में किसानों को फसल का अधिक दाम देकर गोधन न्याय योजना में औद्योगिक पार्क के माध्यम से रोजगार पैदा कर आर्थिक रूप से मजबूती देने का प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि अनुमानित विकास दर जमीनी स्तर पर कितनी खरी उतरती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ सर्वेक्षण पर सियासी रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन भूपेश सरकार ने साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा समेत सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की विकास दर देश से भी ज्यादा अनुमानित है, जबकि विपक्ष सरकार के इस आर्थिक सर्वेक्षण को ही खारिज कर रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। आर्थिक सर्वेक्षण पर सियासत क्यों? क्या जमीनी स्तर पर खरे उतरेंगे आंकड़े? विपक्ष क्यों खारिज कर रहा आंकड़े?
बजट में क्या होगा खास, क्या पूरी होगी जनता की आस। तो आज इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, जिस तरीके से हमने आज देखा कि आंकड़ों को लेकर के घमासान मचा हुआ है, विपक्ष आंकड़ों को एक सिरे से खारिज कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, आंकड़े गलत हैं। अभी हमने सुना धर्मलाल कौशिक कह रहे थे कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और अगर वाकई में आंकड़े इतने हैं, अगर ये आंकड़े सही हैं, तो छत्तीसगढ़ में विकास दिखता क्यों नहीं? क्या कहेंगे लखन जी? देखिए, आंकड़ों पर सवाल उठाना यदि है तो फिर तो केंद्र सरकार का जो आर्थिक समीक्षा होती है और केंद्र सरकार के जो बजट के आंकड़े होते हैं उस पर भी कई सवाल उठाए जा सकते हैं। तो दिव्यांशु जी, ऐसा नहीं है कि आंकड़े पर जो है सवाल उठाया जाए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज जो 2022-23 की आर्थिक समीक्षा विधानसभा पटल पर जो रखी गई है, उसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो आंकड़े सरकार की ओर से रखे गए हैं, जो बताए जा रहे हैं, उससे तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के जो, चाहे वो कृषि क्षेत्र के मामले हो, चाहे उद्योग के मामले हो, विकास दर जो है भारत सरकार से तो अच्छी ही है। जो सकल विकास दर है उसमें भी 1% ज्यादा है, 7 की तुलना में 8 है। कृषि क्षेत्र में भी जो है बेहतर स्थिति में है, लगभग 2-2.5% अधिक है। उद्योग क्षेत्र में भी जो है 3% से ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया जाए। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक जो सेहत है पिछले एक साल में 2022-23 के साल में जो है वो वित्तीय वर्ष में अच्छी रही है। प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग जो है 15,497, मतलब 15,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1,18,401 रुपए थी पिछले साल जब आर्थिक समीक्षा पेश हुई थी, तो इस साल वो बढ़कर 1,33,898, मतलब लगभग 1,34,000 हो गई है। तो आंकड़े जो है वो तो ठीक ठाक बता रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के आर्थिक सेहत को लेकर जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं वो जो है एक सकारात्मक जो है संकेत दे रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि जो 6 तारीख को जो बजट प्रस्तुत होगा वो बजट भी एक अच्छा बजट हो सकता है। जी जी, चलिए ठीक है। राजीव जी, आपने लखन जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? आंकड़े काफी हद तक पॉजिटिव संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। राजीव जी। जी देखिए, जहां तक आंकड़े की बात है, लखन जी बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, लेकिन अगर पिछले 4 वर्षों का अगर हम आंकड़ा देखें और परफॉर्मेंस देखें तो काफी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बहुत सारे पैसे लैप्स हुए हैं। अमृत जल मिशन का जो केंद्र पैसा भेजी थी उसे 2 बार लैप्स करना पड़ा, और नियोजन जो कहना चाहिए, आप देखेंगे कि जो मेडिकल फैसिलिटी, जो जनता की जो सबसे बड़ी मांग रहती है, चिकित्सा, सुरक्षा और सड़क और निवास, लेकिन इन मोर्चों को अगर हम देखें तो सरकार पूरी तरह से फेल थी। अगर हम आवास योजना की बात करें तो 40% पैसा खर्च नहीं कर पाई सरकार, और बाद में देने से इनकार कर दी। एक राजनीतिक विवाद हुआ, और जो आम आदमी अपने मकान के लिए जूझता है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों के लिए लोन लिया जा रहा है, केवल सड़कों के उन्नयन के लिए, नई सड़कों की बात अभी छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें कि रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया है। वो वादों में है और करेंगे। और जो मान लीजिए कि कोई मनरेगा में 200 रुपए कमाता है तो सरकार उसको ये फीडिंग कर रही है कि उसे रोजगार मिल गया है जी। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें 6 तारीख का इंतजार रहेगा। 4 साल कांग्रेस सरकार के असफल रहे। जी चलिए ठीक है। आप जब अभी बोल रहे थे तो गंगवानी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गंगवानी जी, राजीव जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि आपके चेहरे पर मुस्कान खिल गई? देवांशु जी, देखिए, कहीं ना कहीं राजीव चक्रवर्ती जी इनके प्रवक्ता है, इनकी बात को सुन रहा था। इसके पहले धर्मलाल कौशिक जी का बयान, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सच को स्वीकार करने का नैतिक साहब इनके प्रवक्ताओं में, इनके नेताओं में। आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट 2022-23 के आए हैं उसके आंकड़े इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का जो वित्तीय अनुशासन है, जो कुशल प्रबंधन है और समावेशी विकास का जो सिद्धांत है, ये उसके लिए स्पष्ट प्रमाण है। देखिए, कुछ आंकड़े तो चीजें बेहतर स्पष्ट होगी। जीडीपी के जो प्रमुख घटक माने जाते हैं वो कृषि सेक्टर,
उद्योग सेक्टर और सेवा के क्षेत्र, इन तीनों सेक्टर में जो 4 साल के आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शानदार कीर्तिमान स्थापित किए। देखिए लेटेस्ट आंकड़े दे दूं, एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करूं, पूरे देश की जो विकास दर है वो है 3.45%, छत्तीसगढ़ की विकास दर है 5.93, 2.48, लगभग 2.5% ज्यादा। उद्योग क्षेत्र जो राष्ट्रीय विकास दर है 4.11, जबकि छत्तीसगढ़ की विकास दर है 7.83 प्लस 3.72%। सेवा क्षेत्र में भी जो राष्ट्रीय औसत है उससे इसकी ज्यादा है। ये तीनों प्रमुख क्षेत्र जो जीडीपी के प्रमुख घटक माने जाते हैं, इन तीनों में वृद्धि होती है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है। दूसरी बात, देश की जो विकास दर है वो 7% है, जबकि छत्तीसगढ़ की 8% है। ये चारों आंकड़े इस बात के स्पष्ट गंगवानी जी 8% अनुमानित है, अनुमानित शब्द लगा है उसके साथ साथ अनुमानित है। देखिए ये केंद्र सरकार के, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी एक सांसद थे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर विश्वास नहीं जताया जा सकता क्योंकि इनके आंकड़े जो है वो फर्जी हो सकते हैं, भ्रामक आंकड़े इनके द्वारा पेश किए जाते हैं। परंतु हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के जो पिछले बार के आंकड़े भी थे, हमने जो टारगेट अपडेट किया था उसको अचीव किया। कहीं ना कहीं ये मूलभूत अंतर है। देखिए आज अगर ये बात कर रहे हैं तो एक चीज और आंकड़े दे दूं, आज केंद्र सरकार का जो कुल प्राप्तियां थी, जो बजट पेश किया गया, उसका 34% जो हिस्सा है वो कर्ज से मिलता है। कुल व्यय का जो सबसे बड़ा खर्चा है 20% ये कर्ज पे है। 2014 में देश पर ऋण था 53 लाख करोड़ का, वर्तमान में कर है 155 लाख करोड़, मतलब आप कर्ज में 3 गुना वृद्धि कर देते हैं। कुल व्यय का 20% आप कर्ज की ब्याज के साथ हैं, 35% प्राप्ति कर्ज से। तो आज कौन से पूंजीपति मित्रों के फायदे लिए काम कर रहा है? और छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ना कहीं ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा या महिला वर्ग, हर वर्ग को न्याय के लिए हमने काम किया। आज कोविड काल जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तारीफ की कि आपकी शानदार हो रही है, ट्रैक्टर खरीदी में हम पूरे देश में दूसरे स्थान पे थे। तो ये लगातार कदम इस बात के स्पष्ट मान है कि केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्र है। 8 बिलियन से संपत्ति 140 बिलियन पहुंच जाती है, जबकि आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी चरम पे। एक छोटा सा आंकड़ा और दे दूं, बेरोजगारी की बात करें तो राजीव जी, कल सीएमआई के जो फरवरी के आंकड़े आए हैं, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 0.8%। 2018 में भाजपा की सरकार थी तब थी 22.3%, मतलब तब 28 गुना ज्यादा बेरोजगार थे। राष्ट्रीय औसत दर है 7.4%, हमारी दर है 0.8%, 9.5 गुना देश में ज्यादा बेरोजगारी। ये सारे आंकड़े इन्हीं की केंद्र सरकार के सीएमआई के आंकड़े, ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में, दुनिया तक में चर्चा हो रही है। ठीक है। चार चीजों को लेकर उन्होंने बात कही अभी, उन्होंने बात कही, कहा कि भाई चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क और निवास, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें लेकर के भूपेश सरकार उतना काम नहीं कर पाई है जितना वो कर सकती थी। गंगवानी जी, आज अगर चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो इनके समय जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में 240%, पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस पर मैं ऑथेंटिक आंकड़े दे रहा हूं, चाहे तो राजीव चक्रवर्ती चेक कर लीजिए। देखिए पिछला जो हमारा बजट था, सामाजिक क्षेत्र में 37%, आर्थिक क्षेत्र और रोजगार में 40% और सामान्य सेवा के लिए 23%। पूरा एलोकेशन हमारा सोचा समझा ताकि हर चीजों को, चाहे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता। और 6 मार्च को जो हमारा बजट आने वाला है दिव्यांशु जी, आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होगा। ये केंद्रीय सरकार का लॉलीपॉप या घोषणाएं नहीं होगी जिसमें दिखाने के लिए घोषणा की जाती है। बिल्कुल गंगवानी जी, हम भी यही चाहते हैं कि जब बजट आए तो वो सर्वहारा बजट हो, लोक लुभावन बजट ना हो, उसमें सभी के लिए प्रावधान हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो। क्योंकि देखिए मुद्दे आप कहीं भी चले जाइए, देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, मुद्दे लगभग सभी जगह आपको समान ही मिलेंगे। बेरोजगारी मुद्दा मिलेगा, महंगाई मुद्दा मिलेगा। भाई जब भी बजट आता है तो यही कहा जाता है ना कि भाई इस सरकार ने इस बजट में महंगाई से कितनी राहत दी है। तो जनता भी आपसे यही उम्मीद कर रही है कि आप एक सर्वहारा, सभी लोगों को साथ में लेकर के, सभी को संतुष्ट करने वाला एक बजट लेकर के आए, ऐसे ही उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर लखन जी से। लखन जी, अभी आपने गंगवानी जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई 6 तारीख को जो बजट आने वाला है, बहुत ही शानदार बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री प्रस्तुत करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल। देखिए ये अंतिम बजट है इस सरकार का, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक और अच्छा बजट की उम्मीद तो सब कोई कर रहे हैं और एक सरप्लस बजट की उम्मीद भी कर रहे हैं दिव्यांशु जी। देखिए आज आर्थिक समीक्षा में जो सरकार ने राजस्व प्राप्ति का जो अनुमान लगाया है वो लगभग 90,000 करोड़ का है, 89,000 और समथिंग है, और जो व्यय प्रस्तावित है वो 88,000 और समथिंग है, मतलब 701 करोड़ का सरप्लस इसमें दिखाया गया है। तो एक जो है
सरप्लस बजट जिसको हम कहें कि ये एक अच्छा बजट साबित हो सकता है। देखिए, ये तो 6 तारीख तक हमको जो है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और सबकी निगाहें भी हैं कि एक अच्छी बजट आएगी। लेकिन 2-3 चीजें मैं जिस पर जो है साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि देख, तो राजीव जी जो बात उठा रहे थे, देखिए वो राजनीतिक मसला है, वो आर्थिक मसला नहीं है। और विपक्ष के नाते उनको उन सब मुद्दों को उठाना चाहिए। मैं उसका जो है समर्थन भी करता हूं कि जो सारे मुद्दे हैं वो राजनीतिक मसले हैं। बहरहाल हम आर्थिक मुद्दे की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक मुद्दों में भी कुछ चीजें हैं जहां पर सरकार को मैं कहूंगा, और जो है हमारे जो है अजय भाई है उनके माध्यम से, कि सरकार को इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, कृषि और उद्योग में तो सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कृषि में भारत सरकार की तुलना में लगभग 2-2.5% अधिक है। एग्रीकल्चर के साथ साथ उद्योग में भी हमारा लगभग दुगुना है भारत सरकार से। लेकिन सर्विस सेक्टर को हमको ध्यान देने की जरूरत है। सेवा क्षेत्र में जो केंद्र का 9.14 है उसकी तुलना में हमारा मात्र 9.2 है, तो लगभग हम बराबर है। तो इसमें सर्विस सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हम भारत का जो औसत है 1,97,000, उससे बहुत पीछे है 1,33,000। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी सरकार को जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तो सर्विस सेक्टर और प्रति व्यक्ति आय, दो जो मामले हैं, इन दोनों मामलों में सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं अजय भाई के माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इसके लिए जो है कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिससे, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, कोरोना काल में भी हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ पा रही है जो राष्ट्रीय औसत है उसके तुलना में, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं गंगवानी जी से प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि राजीव जी, अगर आपकी कुछ इच्छा हो, आप कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन करना चाहें। जो बात अभी लखन जी ने कही कि भाई एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, और प्रति व्यक्ति आय की जो बात कह रहे हैं, राजीव जी। देखिए, लखन जी ने सही बात कही कि राजनीतिक मसले हैं और वो स्टे ऑन रहेंगे, जीवित रहेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत लोक लुभावना जो अपना चुनाव के समय 36 बिंदु बताए थे, उसमें से सरकार असफल साबित हुई है। अब बात आती वित्त प्रबंध की, तो जो लखन जी जो कह रहे थे कि हमें इन मामलों में कंसर्न लेने की जरूरत है कि कृषि आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि लघु उद्योग के क्षेत्र में भी सरकार को, जो सरकार कहती कि हमारे पास फूड प्रोसेसिंग की योजना है, आज तक बजट में कितना खर्च किया, या जो अभी हम देख रहे थे आप लोगों के माध्यम से कि टमाटर 1 रुपए किलो में भी कोई लेवाल नहीं है, उसे फेंकना पड़ा। तो ये हम तो इस क्षेत्र में जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है या अति सूक्ष्म लघु उद्योग है, लघु उद्योग है, और उसके अलावे जो कुटीर उद्योग है, तो उसकी तरफ एक समय बहुत फोकस किया जाता था। उस तरफ अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना में देखें, जैसे हैदराबाद है, वहां नवाचार हुआ, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छोटा सा राज्य है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत संभावनाएं हैं। जो हम कह रहे थे कि सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ के जैसे पर्यावरण शानदार दृश्यावली कहीं पर नहीं, अगर टूरिज्म को हम विस्तृत करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो उस क्षेत्र में सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे नहीं कि हमने केवल लिख दिया, तो उस पर अगर ध्यान दे सरकार, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम उसके आ सकते हैं। लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग, और जो आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे, तो पर्यावरण, जो पर्यटन को अगर बढ़ावा दे, तो पर्यटन के माध्यम से भी बहुत अच्छा नवाचार हो सकता है। आप देखेंगे कि गोवा जैसे छोटे राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है केवल पर्यावरण से, तो हम बहुत उसे छोटा सा विभाग पर्यटन जी, उसे बहुत इग्नोर करते हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही सार्थक तरीके से ये चर्चा आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो बात अभी लखन जी ने कही थी, उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर का नाम गिनाया, सर्विस सेक्टर, प्रति व्यक्ति आय, और फिर उसमें फूड प्रोसेसिंग भी जोड़ दिया राजीव जी ने, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और टूरिज्म तक बात आ गई, गोवा का उन्होंने उदाहरण दिया है। गंगवानी जी क्या कहेंगे इस पर? जी गंगवानी जी। जी, मैं आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। जी जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जो बात अभी कह रहे थे लखन जी ने, जो बात कही और फिर उसमें राजीव जी ने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, तो उन पॉइंट्स पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इस दिशा में थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से दिव्यांशु इस बात को कह रहा हूँ कि हमने कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में शानदार सफलता दर्ज की है, और सेवा क्षेत्र में भी हम राष्ट्रीय औसत से आगे, पीछे नहीं है। आपके लोकप्रिय चैनल पे उसमें जो है 0.07% ज्यादा है।
लेकिन और अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरी वनोपज की बात कर रहे हैं, इनके समय जो वनोपज की खरीदी के मुकाबले आज पूरे देश में फूड प्रोसेसिंग पे वनोपज खरीदी में 74%, आज पूरे देश में हम पहले स्थान पे। दूसरी बात, हमारा जो बजट था वो 701 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था, जबकि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है। दूसरी बात, हमारा पूंजीगत व्यय कुल बजट का 14.6% था, जबकि केंद्रीय बजट का पूंजीगत व्यय मात्र 2.9%। ये माना जाता है दिव्यांशु जी, किसी बजट का पूंजीगत का प्रतिशत जितना ज्यादा है उतना छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बेहतर कार्य होगा। अब उससे लगभग 3.5 से 4 गुना हमारा बजट है पूंजीगत व्यय पे, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से देश की संसाधन, देश की संपत्तियां, देश के उपक्रम, बैंक, बीमा, एयरपोर्ट, बंदरगाह, नवरत्न कंपनियों को पूंजीपति मित्रों को बेचा जा रहा है औने पौने दामों पे, उसके बाद ऋण जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। 11 लाख करोड़ जो आप लोन राइट ऑफ कर देते हैं। तो जो अंतर है वो नियत, नीति और मंशा का है। हम आम जनता की समृद्धि के लिए काम करते हैं। प्रत्येक वर्ग, आदिवासी, गरीब, मजदूर, चाहे हर वर्ग को आर्थिक रूप से संबल देने का काम करते हैं। ये सिर्फ सामने लेने पूंजीपति मित्रों के लिए ये मूलभूत अंतर है। आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, 6 मार्च को जो बजट आएगा, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, जी जी, ठीक है गंगवानी जी। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूँगा लखन चौधरी जी का। लखन जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की बात कही थी, किसको लेकर के सरकार को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। लखन जी। जी देखिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार ने देखिए काम तो अच्छा किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती किसानी को राजीव गांधी किसान योजना है, गोधन योजना है और कई सारे योजनाओं के माध्यम से सरकार काम तो अच्छा कर रही है। लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा जो रोजगार, जो छोटे छोटे रोजगार है, जिसकी ओर जो है मैं समर्थन करता हूं कि राजीव जी आज बहुत सकारात्मक ढंग से बात अपनी रख रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं, उन पर शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उस पर थोड़ा सा सरकार को फोकस करने की जरूरत है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा काम किया है सरकार ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे लोगों की इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। एक कमी आने का एक वजह यह भी है कि महंगाई के कारण भी देखिए लोगों की आमदनी पर जो क्रय शक्ति होती है उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार 6% से ऊपर महंगाई दर है। तो बहुत सारी केंद्र सरकार की नीतियां भी इसमें जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय औसत की हम जब तुलना करते हैं कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,97,000 है, तो उसकी तुलना की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 1,33,000 जो बैठती है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ छोटे छोटे जी गंगवानी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी, उस पर ध्यान देने चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी गंगवानी जी। देखिए, कहीं ना कहीं बजट की बात करें तो स्पष्ट कर दूं, हमारा जो बजट है वो 701 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है, जबकि केंद्र सरकार के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है। दूसरी बात, हमारा पूंजीगत व्यय 14.6% है, जबकि केंद्र सरकार का पूंजीगत मात्र 2.9, मतलब हमारा पूंजीगत व्यय 4 गुना ज्यादा है। दिव्यांशु जी, ये माना जाता है कि किसी बजट का पूंजीगत व्यय जितना ज्यादा है उसकी देश की, छत्तीसगढ़ की जनता को उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। कहीं हमारी अधोसंरचना विकास, वनोपज प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार मिशन, सिंचाई, शिक्षा, हर वर्ग को कवर किया जाएगा। आने वाले 6 मार्च का बजट सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। बिल्कुल और जनता भी यही चाहती है कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय बजट हो। बिल्कुल सही कहा आपने गंगवानी। चलिए, समय की बाध्यता है, आप तीनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश में भूपेश सरकार अपनी किसान न्याय योजना में किसानों को फसल का अधिक दाम देकर के, गोधन न्याय योजना में औद्योगिक पार्क के माध्यम से रोजगार पैदा करके आर्थिक रूप से मजबूती देने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अनुमानित विकास दर जमीनी स्तर पर कितनी खरी उतरती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार। राज्य में 100